नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, जिसको एसी जनित्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। तो बात करते हैं यदि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में हम तो धीरे धीरे जानते हैं कि ये क्या होता है और किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है और इसका सर्वप्रथम जो कार्य है वो क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सबसे सर्वप्रथम जो बात ध्यान रखने लायक है वो सबसे पहले क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का क्या कार्य है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। अब ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से बदलता है, तो बात करते हैं यदि यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में विस्तार से, लेकिन सरल सी डेफिनेशन के रूप में यदि हम यांत्रिक ऊर्जा को जाने कि यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि जब आर्मेचर या कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा जो चुंबक के बीच में घुमाया जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के द्वारा किया जाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर ले भाई चलें, यानी कि सबसे पहले हमने सीखा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है क्या, तो क्या काम करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेकेंड नंबर हम देखें तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है ये करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जो हमने पीछे पढ़ा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हमने पीछे विस्तार से पढ़ा था कि जब कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तो इनके बीच में चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है। और ऐसी धारा जो होती है उसको प्रेरित धारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि प्रेरित धारा उत्पन्न होगी क्योंकि चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति होगी। अब ये सापेक्ष गति कराने के लिए अपने को बाहर से यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग लेना पड़ेगा। अगर हम इसकी बनावट के बारे में सबसे पहले चर्चा करें, इसकी बनावट में अपने को क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमने क्या लिया, दो चुंबक लिया, जिसका एक ये जो एन वाला है इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और ये जो एस वाला सिरा है उसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। पीछे हमने पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। यानी कि यदि यहाँ पर चर्चा करें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ये अपना है उत्तरी ध्रुव, एन मतलब होता है नॉर्थ, तो ये हो गया चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये हो गया चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसे होगी, तो साउथ नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब यहाँ पर बात करें, ये जो आर्मेचर अपने को दे रखा है एबीसीडी, हमने आर्मेचर लिया। अब ये आर्मेचर या कुंडली किसको कहते हैं, तो ये एक नरम लोहे की प्लेट होती है। हमने सबसे पहले क्या लिया, यदि हम इसकी बनावट की बात करें तो बनावट के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें ली। सबसे पहले हमने लिया क्षेत्र चुंबक, छिद्र चुंबक के दो ध्रुवों लिए, एक तो लिया उत्तरी ध्रुव, एक लिया दक्षिणी ध्रुव। दूसरी की बात करें तो दूसरा हमने लिया एबीसीडी आर्मेचर या एबीसीडी एक कुंडली ली। कुंडली के दो या आर्मेचर के दो एक ही बात है। यदि बात करें कि कुंडली क्या होती है, कुंडली के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो कुंडली होती क्या है, तो कुंडली जो होती है वो एक नरम लोहे की प्लेट होती है। क्या होती है? नरम लोहे की प्लेट। नरम लोहे की आयताकार प्लेट होती है जिस पर विद्युत रोधी तार के फेरे दिए हुए होते हैं। विद्युत रोधी तार के क्या दिए हुए हैं? फेरे। विद्युत रोधी तार के फेरे दिए हुए हैं नरम लोहे की प्लेट पर। इसी को आर्मेचर या कुंडली कहा जाता है। विद्युत धारा का जो मान है वो आर्मेचर या कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी कि इसका जितना क्षेत्रफल अधिक होगा और इस पर फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही उसमें धारा का मान ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आर्मेचर या कुंडली का जो क्षेत्रफल है और जो फेरों की संख्या है वो किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा के मान पर निर्भर करती है कि विद्युत धारा का मान कितना होगा। यदि फेरों की संख्या ज्यादा है और कुंडली का क्षेत्रफल ज्यादा है तो विद्युत धारा का मान अधिक होगा। अगर कुंडली का क्षेत्रफल कम है और विद्युत धारा इसमें फेरों की संख्या कम है तो इसमें विद्युत धारा का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो अगर तीसरे नंबर हम चर्चा करते हैं, दूसरे नंबर हमने कुंडली के बारे में जाना, तीसरे नंबर अपने को दे रखे हैं
हमने दो इसके अंदर लिए सर्पी वलय। ये सर्पी वलय क्या होता है, तो ये वर्ताकार आकृति के होते हैं और ये धातु के बने हुए होते हैं, जिसको हमने S1 और S2 से दर्शाया। चर्चा करें यदि सर्पी वलय के बारे में, जिसको हमने किससे दर्शाया है, S1 व S2 से। किससे बने हुए होते हैं, धातु से। और आकृति कैसी होती है, तो वर्ताकार आकृति होती है। और ये जो सर्पी वलय होते हैं ये इस कुंडली के साथ में घूर्णन करते हैं। ये इस कुंडली से जुड़े हुए होता है और कुंडली से साथ में घूर्णन करते हैं। अब तीसरे नंबर हमने चर्चा की सर्पी वलय के बारे में। और चौथे नंबर यदि हम देखें तो अपने पास दो ब्रुश जुड़े हुए हैं, जिसको हमने B1 और B2 से संबोधित किया है। B1 और B2 से अपने इंगित किया है। यानी कि चौथे नंबर जो अपने को चीज दे रखी है वो दे रखी है बुश, जिसको कार्बन बुश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन बुश। अब ये कार्बन बुश भी धातु के ही बने हुए होते हैं। ये जो कार्बन बुश है इसको हमने किससे इंडिकेट किया है, B1 व B2 से। ये जो कार्बन बुश है ये दो साइड से जुड़े हुए होते हैं। एक सिरा जो है B1 और B2 का, एक सिरा जो है वो तो सर्पी वलय से टच करके है और एक जो सिरा है वो बाहरी परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ये वाले जो चीज है इसको बाहरी लोड से जोड़ दिया जाता है, यानी कि इन ब्रुशों को बाहरी लोड से जोड़ दिया जाता है। बाहरी लोड का मतलब कोई बल्ब से जोड़ दिया, कोई पंखे से जोड़ दिया, किसी से भी हम जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर बल्ब लगा दे तो बल्ब प्रकाशित होने लगेगा इस कुंडली को घुमाएंगे तो इससे अपने को पता लग जाएगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। बल्ब जलेगा तो धारा प्रवाहित होगी और बल्ब नहीं जलेगा तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही। लेकिन इस चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और चुंबकीय प्रेरण वाला सिद्धांत हमने पढ़ा था कि धारा तो उत्पन्न होनी ही है, क्योंकि चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति होगी। लेकिन ये गति किस प्रकार से होगी और धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी, यदि उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर हम कुंडली को घुमाते हैं। लेकिन घुमाएंगे कैसे, तो कोई भी भारी साधन ले लेते हैं। यानी कि इस कुंडली के साथ में एक हैंडल को, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि ये कोई हैंडल है अपने पास, इस हैंडल को मैंने क्या किया, इस कुंडली से जोड़ दिया। अब जैसे ही मैंने इस कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाना चालू किया तो ये AB वाला जो पार्ट है वो ऊपर की ओर उठेगा और CD वाला जो पार्ट है वो नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि मैंने इसको दक्षिणावर्त घुमाया। दक्षिणावर्त का मतलब ऐसे घुमाया, जैसे ही ऐसे घुमाया तो AB वाला पार्ट ऊपर की ओर आएगा और जो CD वाला जो पार्ट है वो अंदर की ओर चला जाएगा। तो जैसे ही ये आएगा तो ये एक बार क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ये आर्मेचर है क्या, तो यदि हम इसको आर्मेचर मानते हैं कि यह अपने पास आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये जो भुजा है वो AB वाली है, ये जो भुजा है वो AB वाली भुजा है और ये जो भुजा है वो CD वाली भुजा है। यदि हम इस पर दक्षिणावर्त घुमाते हैं इस आर्मेचर को, ये जो AB वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर आएगा और ये जो CD वाला पार्ट है वो नीचे की ओर जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम इसको बल लगाएंगे, यानी कि बाहर से जैसे ही हम इसको घुमाएंगे तो AB वाला पार्ट ऊपर आएगा और CD वाला पार्ट नीचे जाएगा। तो ऐसे देखते देखते ये एक बार ऐसे आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये ऐसे है, अभी ये ऐसे है। यदि हम इससे चर्चा करेंगे, अभी ये ऐसे है, ये AB वाला पार्ट हो गया, ये CD वाला पार्ट हो गया। जैसे ही हम इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ये क्या होगी, दोनों चुंबक के बीच में एक बार लंबवत आ जाएगी और लंबवत आने के बाद में वापस अगर सुचारू रूप से घुमाना चालू रखेंगे तो वापस ये कहाँ चली जाएगी, ऐसे एकदम समांतर। यानी कि एक बार लंबवत आएगी, एक बार समांतर आएगी, फिर घुमाएंगे तो एक बार लंबवत आएगी, फिर एक बार समांतर आएगी। तो ये लंबवत और समांतर आने के पीछे कारण क्या है, तो कारण ये है कि जब भी ये जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी तब इसमें चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होगा वो अधिक होगा। और जब ये समांतर होगी तो इसके, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा। यानी कि चुंबक, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर धारा उत्पन्न होगी। ध्यान में ये बात नहीं आ रही, यहाँ पर धारा उत्पन्न होने वाली बात समझ में आई, लेकिन धारा प्रवाहित किस प्रकार से होगी, तो यदि हम पहले देखें तो इसके लगाते हैं हम वामस नियम। कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग का वामस नियम यदि हम यूज में लेते हैं तो वामस नियम क्या होता है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लेते हैं, पहली अपने पास है 3 अंगुलियां लेते हैं, जिसमें इसको तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ के नाम से जाना जाता है। इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी, ये हो गई मध्यमा और ये हो गया अपने पास अंगुष्ठ। ये तीनों कोर्स में नहीं दे रखे हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है अपने को, तभी अपने को समझ में आएगा कि धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ये जो उंगली है, ये जो उंगली अपने को दिखाई दे रही है, ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है और ये जो अंगूठा जो है
वो बल की दिशा को लगाता है कि कुंडली में किस ओर बल लग रहा है, और ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो किस प्रकार से वामस नियम यूज में लेते हैं, तो यहाँ पर देखो इसमें जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, यानी कि अंगूठे को ऊपर की ओर रखना है क्योंकि इसमें फोर्स ऊपर की ओर लगेगा ए बी की साइड। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और ये वाली जो उंगली है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। तो यदि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। ये फ्लेमिंग का वामस नियम अपने को ये कहता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस वाले उंगली की ओर है और फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो कहाँ होगी, नीचे की ओर। तो यदि हम पहली वाली देखते हैं, पहली वाली जो होगी वो कहाँ होगी, विद्युत धारा की दिशा ये होगी, यानी कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हुआ और वापस ऐसे आ गई, S1 से होते हुए B1 से होते हुए B2 से होते हुए वापस कहाँ पर आ गई, C से D तक। ये देखो यहाँ पर AB वाला जो पार्ट है वो S1 और B1 से जुड़ा हुआ है, और CD वाला जो पार्ट है वो सीधा मैंने S2 और B2 से जोड़ा है, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो कि किस प्रकार से ये काम करता है। अब आगे हम यदि बात करते हैं कि यहाँ पर हमने धारा प्रवाहित कर दी। अब जैसे ये AB वाला पार्ट एक बार लंबवत आया, चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ गया, धारा तो प्रवाहित हो ही रही है। अब यहाँ पर वापस आने के बाद में यदि जैसे ये ऐसे घूमी, जैसे इस किताब की सहायता से समझे कि ये AB वाला पार्ट हो गया और ये CD वाला पार्ट हो गया। अब जैसे मैंने धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, तो धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है AB में, और CD में कैसे प्रवाहित हो रही है, तो CD में नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब जैसे ही हमने इसको घुमाना शुरू किया तो लंबवत आई, धारा का चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई। जैसे ही मैंने इसको घुमाया, जैसे इसका आधा घूर्णन पूरा हुआ, तो आधा घूर्णन के बाद में हमने क्या देखा, ये जो AB वाला सिरा था यहाँ पर आ गया, और CD वाला सिरा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये CD वाला सिरा है, ये जो सिरा है पूरी घूम गई है, तो ये जो सिरा है वो CD वाला सिरा है, और ये जो सिरा है वो AB वाला सिरा है। तो हमने देखा था कि CD में धारा कैसे प्रवाहित हो रही थी, तो CD में तो धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही थी, और AB में किस ओर प्रवाहित हो रही थी, AB में नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखो अब ये पूरी घूम गई है, हमेशा मान लेते हैं कि ये कुंडली पूरी रोटेट हो गई है, आधा घूर्णन हमने पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर यह भुजा जो आएगी वो CD वाली आएगी, और यहाँ पर कौन सी वाली चलेगी, AB वाली भुजा यहाँ पर चलेगी। तो हमने क्या देखा था कि AB वाली जो थी, AB वाली की जो दिशा थी वो किस ओर थी, नीचे की ओर, और CD वाली की जो दिशा थी वो किस ओर थी, ऊपर की ओर। पहले जो दिशा थी, पहले जो AB वाली की CD वाली की जो दिशा थी वो ऊपर की ओर थी, और AB की दिशा कहाँ थी, नीचे की ओर, इस प्रकार से थी। लेकिन फ्लेमिंग का वामस नियम क्या कहता है, जब CD भुजा यहाँ पर आएगी तो धारा की दिशा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब चेंज कैसे हुई, तो लगाओ फ्लेमिंग का वामस नियम। अब देखो फ्लेमिंग का वामस नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का वामस नियम कहता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब CD पर वापस नीचे से बल लगेगा तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, यानी कि ऊपर की ओर आएगी CD, और यहाँ पर ये धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, नीचे की ओर होनी चाहिए। यानी कि अब जो CD की दिशा है, पहले तो ऊपर की ओर थी, लेकिन अब CD की दिशा, जैसे ही CD यहाँ पर आई तो CD की दिशा नीचे की ओर हो गई, और AB की दिशा कहाँ हो गई, ऊपर की ओर। तो पहले हमने देखा कि धारा जो बह रही थी वो AB से CD की ओर बह रही थी, लेकिन अब देखते हैं तो CD से कहाँ बह रही है, AB की ओर। ध्यान में ये बात क्या नहीं आई कि किस प्रकार से ये धारा की जो दिशा थी वो किस प्रकार से अपने को चेंज हुई, कि धारा की दिशा किस प्रकार से चेंज हुई। पहले जो धारा की दिशा थी वो इस प्रकार से थी, और अब जो धारा की दिशा वो किस प्रकार से है। अब जैसे ही हमने इसको घुमाना चालू किया, जैसे ही हमने इसको रोटेट करना चालू किया, तो AB वाली जो भुजा थी वो तो वहां पर चली गई, और CD वाली जो भुजा थी वो कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। अब यदि हम चर्चा करते हैं कि इसमें एक बार जो धारा बहती है वो B1 से B2 की ओर बहती है, और दूसरी बार में जो धारा बहती है वो B2 से B1 की ओर बहती है। कहना ही बात या नहीं है कि किस प्रकार से इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक नियत समय के बाद, एक नियंत्र कालांतर, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद, नियत समय के बाद हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा का मान बदल जाता है। ऐसी धारा जिसमें निश्चित समय अंतराल के बाद या प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली अपनी धारा की दिशा को बदल देती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है, यदि हम बात करें कि भारत में इसकी आवृत्ति कितनी है, तो भारत में इसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है, और 50 हर्ट्ज को उत्पन्न करने के लिए इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए यदि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली धारा उत्पन्न करनी है अपने को, तो अपने को कुंडली को 1 सेकंड में 50 बार घुमाना पड़ेगा। जब 1 सेकंड में 50 बार घुमाएंगे तब हम 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली धारा उत्पन्न आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जान सकते हैं आसानी से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। अभी कुछ चीज बाकी रह गई है क्या? कोई भी चीज बाकी नहीं रही है, सारी अपने कंप्लीट हो गई है। किस प्रकार से ये कार्य करते हैं
और किस प्रकार से कुंडली को हम घुमाते हैं और धारा चेंज होती है। यानी कि पहले वाले में हम देखते हैं कि धारा B1 से बाहरी परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है, और सेकंड पोजीशन में हम देखते हैं कि धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है, और जिसमें निश्चित समय अंतराल के बाद जो धारा बदल जाती है वही धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ध्यान में ये बात या नहीं आई? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।